नमस्कार बच्चों, ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे कब जाओगे अतिथि पाठ के प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं आपने पाठ को कितना समझा, कितना जाना। सबसे पहले आते हैं लघु प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, कैलेंडर की तारीखें किस तरह फड़फड़ा रही थीं? अगर आपने पाठ पढ़ा होगा या हमारा वीडियो देखा होगा तो आप इसका उत्तर जानते होंगे। कैलेंडर की तारीख नम्रता से फड़फड़ा रही थी, मानो वो भी अतिथि को बताना चाहती थी कि तुम्हें यहाँ आए हुए कई दिन हो चुके हैं। पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत किस तरह से किया? ये सभी जानते हैं, यदि कोई मेहमान आए तो किस प्रकार से स्वागत किया जाता है। तो उसी प्रकार से पति ने स्नेह से भरी हुई मुस्कुराहट के साथ गले मिलकर और पत्नी ने सादर नमस्ते कहकर मेहमान का स्वागत किया। अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर पर रह रहा है? अतिथि 4 दिनों से लेखक के घर पर रह रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोपहर के भोजन को कौन सी गरिमा प्रदान की गई? यानी जो दोपहर को भोजन परोसा गया उसे कौन से स्तर का बनाया गया? दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की गई, यानी बहुत अच्छी तरह से पकवान बनाए गए। तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा? तीसरे दिन अतिथि ने सुबह सुबह कहा कि वह अपने कपड़े धोबी को देना चाहता है। यह कौन सा संकेत था? कि वो अभी और ठहरना चाहता है। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ? यानी जब स्वागत सत्कार की जो गर्मी थी, वो स्वागत सत्कार जो गर्मजोशी से हो रहा था, वो खत्म होने लगा, तो उसके बाद क्या हुआ? स्वागत सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर डिनर और लंच में बनाए जाने वाले अच्छे भोजन बनने बंद हो गए और पत्नी ने लेखक को खिचड़ी बनाने का संकेत दे दिया, यानी कि अब वो और पकवान बनाना नहीं चाहती है। अगला प्रश्न है, उपवास रखने की बात लेखक ने क्यों सोची? बच्चों, यहाँ कुछ ऐसे प्रश्न दिए गए हैं जो आपके पाठ्य पुस्तक में नहीं है, परंतु आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत मददगार होंगे। तो उनमें से यह है, उपवास रखने की बात लेखक ने क्यों सोची, क्या कारण था? तो लेखक ने उपवास रखने की बात इसलिए सोची क्योंकि अतिथि लेखक के यहाँ बहुत दिनों से रुक गया था। लेखक उसका सत्कार करते करते थक गया था, तो वो पकवान बनवाना नहीं चाहता था। तो उसे लग रहा था कि इससे अच्छा तो मैं उपवास ही रख लेता हूँ, कुछ खाना नहीं पड़ेगा, बनाना भी नहीं पड़ेगा। लेखक का बटुआ अंदर ही अंदर क्यों कांपने लगा था? जब लेखक ने अनचाहे अतिथि को आते हुए देखा तो लेखक ने सोचा कि अब अतिथि के लिए खर्च करना पड़ेगा। इस आकस्मिक खर्चे को भांपकर बटुआ कांप रहा था, यानी अचानक खर्चा जो आ गया था उनके ऊपर, उसे समझकर बटुआ कांप गया। ये एक सांकेतिक रूप से लिखा गया है, यानी सिंबलाइज है। लेखक ने धोबी की जगह लॉन्ड्री में अतिथि के कपड़े क्यों दिए? क्या कारण था? वो चाहता तो धोबी से भी दिलवा सकता था, लेकिन उसने लॉन्ड्री में कपड़े दिए। लेखक चाहता था कि अतिथि जल्दी ही उसके घर से चला जाए। धोबी कपड़े धोकर देने में कई दिन लगाता है, इसीलिए लेखक ने लॉन्ड्री में कपड़े दे दिए ताकि कपड़े जल्दी धुलकर वापस आ जाएं। अगला प्रश्न, अच्छा अतिथि कौन कहलाता है? तुम कब जाओगे अतिथि के पाठ के आधार पर बताइए। तो आप किसे मानते हैं अच्छा अतिथि? बिल्कुल सही, कि वो जल्दी आए, मतलब जब भी आए सूचना देकर आए और 1-2 दिन रुककर चला जाए। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। तुम कब जाओगे अतिथि पाठ के आधार पर अच्छा अतिथि वही कहलाता है जो आने से पहले सूचना देकर आए, यानी अपने आने के बारे में पहले से बता दे और जो 1-2 दिन रहकर वापस चला जाए। अतिथि तुम कब जाओगे पाठ के माध्यम से लेखक पाठकों को क्या सीख देना चाहता है, मतलब हमें क्या बताना चाहता है? तुम कब जाओगे अतिथि कहानी के माध्यम से लेखक शरद जोशी ने शिक्षा देने की कोशिश की है कि अतिथि को किसी के घर अधिक समय तक नहीं रुकना चाहिए। साथ ही साथ आप ये भी लिख सकते हैं कि बिना बताए, यानी कभी भी अचानक से यूं ही किसी के घर नहीं टपक पड़ना चाहिए। मध्यवर्गीय लोग अपने अतिथियों का स्वागत अपनी सीमा से बढ़ चढ़कर क्यों करते हैं? मतलब जितना उनके वश में है उससे ज्यादा दिखावा करके क्यों करते हैं, क्या कारण है? मध्य वर्ग में दिखावा छाया हुआ है, इसीलिए स्वागत सत्कार में बजट बिगड़ जाता है। 2-4 दिन में ही हालत खराब हो जाती है। जैसा कि अभी बताया, वो दिखावा ज्यादा करते हैं,
ऐसा नहीं कि केवल जितना है उसके अनुसार ही वो अतिथि का स्वागत करें। बच्चों, ये तो थे हमारे वो प्रश्न जो लघु प्रश्न हैं। अब आइए वे प्रश्न करें जिनका उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखना होता है, यानी 4 से 5 पंक्तियों में। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक अतिथि को कैसी विदाई देना चाहता था, मतलब किस प्रकार से विदा करना चाहता था। लेखक अतिथि को भावभीनी विदाई देना चाहता था, मतलब बिल्कुल भावुक होकर, इमोशनल होकर विदाई देना चाहता था। वह चाहता था कि जब अतिथि जाए तो पति और पत्नी उसे स्टेशन तक छोड़ने जाएं। अतिथि को बार बार रुकने का आग्रह करें, लेकिन वह नहीं रुके। लेखक अतिथि को सम्मान पूर्वक विदाई देना चाहता था। बच्चों, इस पाठ में कुछ ऐसे कथन आए हैं जो कि कुछ अलग तरीके के हैं, जो मतलब पढ़ने में ही आनंद आ जाता है। उनकी व्याख्या करके देखते हैं। तो पाठ में आए हुए निम्नलिखित कथनों की व्याख्या कीजिए। अंदर ही अंदर मेरा बटुआ कहीं कांप गया, इसका क्या मतलब था? ये भी हमने लघु प्रश्नों में भी किया है। इस प्रसंग का उल्लेख उस समय का है, ये प्रसंग जब अतिथि का आगमन हुआ था, यानी अतिथि आया था। अतिथि के आने से उसके स्वागत सत्कार के खर्चे बढ़ जाते हैं। इसके कारण मध्यवर्गीय परिवार का बजट बिगड़ जाता है। लेखक उसी खर्चे को लेकर चिंतित हो रहा था, इसीलिए कहा गया है अंदर ही अंदर मेरा बटुआ कांप गया। अगला देखें। अगला है, अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। अब इसका क्या अर्थ निकलता है? अतिथि हमेशा देवता के समान नहीं रहता है। यदि वो थोड़े समय के लिए आए और रहे तो वो देवता जैसा लगता है, लेकिन बाद में थोड़े दिनों के बाद वो सामान्य मनुष्य दिखाई देने लगता है, क्योंकि उसके अंदर की कुछ बुराइयां भी हमें दिखाई देने लगती हैं। अगर वो लंबे समय तक टिक जाए तो वो मेजबान के लिए पीड़ा का या कष्ट का कारण बन जाता है और राक्षस जैसा बुरा लगने लग जाता है। तो इसीलिए कहा है कि वो कभी देवता तो कभी मानव और कभी राक्षस जैसा दिखता है। लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़ें। अब इसका क्या अर्थ है? स्वीट होम के बारे में आपने सुना होगा कि अपना घर सभी को बहुत मीठा, प्यारा, अच्छा लगता है। तो जो दूसरे लोगों के घर की स्वीटनेस है उसको हमें काटने नहीं दौड़ना है। इसका क्या अर्थ होगा यहाँ पर? दूसरे के घर ठहरने पर एक व्यक्ति खर्चे की चिंता से दूर रहता है। अपनी सारी परेशानियों को भूलकर वो अपना अतिथि सत्कार का मजा लेता है। लेकिन जब अतिथि समय से नहीं लौट जाता तो मेजबान के परिवार में अशांति बढ़ने लगती है। उस परिवार का चैन खो जाता है। पारिवारिक संबंधों में मधुरता कम होने लग जाती है और उसका होम स्वीट होम नहीं रहता। जैसा कि हमने पाठ में भी देखा, पति पत्नी ने पहले तो उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया अतिथि का, लेकिन जब वो 2-3 दिन से ज्यादा ठहर गया तो उनके घर में भी इस तरह का माहौल बन गया कि उनके घर की जो शांति थी, सुख था, वो खत्म होने लगा। अगला प्रश्न देखें। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। अब लेखक ने ये वाली पंक्ति कब कही थी? लेखक ये आशा कर रहा था कि 5वें दिन की सुबह अतिथि अपने घर वापस लौट जाएगा, अन्यथा उस दिन लेखक की सहनशीलता खत्म हो जाएगी। उसके बाद लेखक को मजबूर होकर अतिथि से जाने के लिए कहना पड़ेगा, और ये वाला क्षण कैसा होगा? अतिथि के लिए बड़ा अपमानजनक होगा, है ना? तो अगला प्रश्न देखें। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रहते। अब इसका क्या अर्थ निकलता है? लेखक अतिथि से कहना चाहता है इस पंक्ति के माध्यम से कि अतिथि और मेजबान दोनों अधिक दिनों तक एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि अतिथि थोड़े समय के लिए आता है, फिर वापस उसे लौट जाना होता है। ज्यादा दिन तक ठहरने पर मनुष्य के लिए वो भारी पड़ने लग जाता है। भगवान या देवता भी दर्शन देकर तुरंत चले जाते हैं, जैसा कि हमने सुना है या पढ़ा है कि वो आते हैं, दर्शन देते हैं और चले जाते हैं। इसीलिए अतिथि रूपी देवता को भी थोड़े देर तक दर्शन देने के बाद चले जाना चाहिए, अधिक समय तक उसे नहीं ठहरना चाहिए। अगला देखें। मेहमान के प्रति लेखक की भावनाएं किसका रूप ग्रहण कर रही थीं? मतलब उसके मन में जो भावनाएं थीं अतिथि के प्रति, किस तरह से उनका रूप बदल रहा था और वो कैसी हो रही थीं? मेहमान के प्रति लेखक की भावनाएं बदल रही थीं। लेखक को अतिथि राक्षस के जैसा लगने लगता है। अब अतिथि के प्रति सत्कार की कोई भी भावना नहीं बची थी। भावनाएं गालियों का रूप ग्रहण करने लगती हैं। वह गेट आउट कहने को भी तैयार हो जाता है, यानी कि इतनी ज्यादा उसकी सीमा खत्म हो गई थी सहन करने की कि वो उसको घर से बाहर जाने के लिए भी कहने को तैयार था।
अतिथि कब देवता और कब राक्षस बन जाता है? पाठ तुम कब जाओगे अतिथि के आधार पर बताइए। अब हमें यह बताना है कि यहाँ किस समय हमें वो अतिथि देवता के समान दिखाई देता है और कब वो राक्षस के समान कष्टदायक बन जाता है। यदि अतिथि थोड़ी देर तक टिकता है, यानी थोड़े समय के लिए आता है, तो वो देवता का रूप बनाए रखता है, पर फिर वह मनुष्य के रूप में आ जाता है। मतलब इससे थोड़ा दिन अगर ज्यादा रुक जाए तो मनुष्य जैसा दिखने लग जाता है, उसका मान सम्मान होता है, और ज्यादा दिन तक टिकने पर वह राक्षस का रूप ग्रहण कर लेता है। तब वह राक्षस के समान बुरा लगने लग जाता है और उसी की तरह से दुख, कष्ट इत्यादि हमें पहुंचाने लग जाता है। तो बच्चों, ये तो थे प्रश्न जिनका उत्तर हमें 25 से 30 शब्दों में देना है। आइए अब कुछ ऐसे प्रश्न करें जिनका उत्तर हमें 50 से 60 शब्दों में देना है, यानी 5 से 6 पंक्तियां कम से कम हमें लिखनी होती हैं। पहला प्रश्न आता है, कौन सा आघात अप्रत्याशित था? यानी ऐसी कौन सी चोट थी जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी लेखक को, और लेखक पर उसका क्या प्रभाव पड़ा? ये हमने पाठ में पढ़ लिया था कि जब मेहमान तीसरे दिन उससे कहता है कि धोबी से कपड़े धुलवाने हैं, तो उसके लिए ये चोट बड़ी अप्रत्याशित थी। आइए देखें उत्तर किस प्रकार लिखना है। जब तीसरे दिन मेहमान का यह कहना है कि वह धोबी से कपड़े धुलवाना चाहता है, तो इसका तात्पर्य यह था, मतलब इसका मतलब यह था कि अतिथि आज भी नहीं जाने वाला है। यह अप्रत्याशित आघात था। यह फरमाइश एक ऐसी चोट के समान थी जिसकी लेखक को कोई आशा नहीं थी। इस आघात का लेखक पर यह प्रभाव पड़ा कि उसे अतिथि राक्षस के समान लगने लगा। उसके मन में अतिथि के प्रति सम्मान की बजाय बोरियत और तिरस्कार की भावना आने लगी। तिरस्कार क्या होता है? आप जब किसी की अवहेलना करने लग जाते हैं, उसे इग्नोर करने लग जाते हैं, उसे तिरस्कार कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना। इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं? विस्तार से लिखिए। अब संक्रमण क्या होता है? जब कोई भी संबंध में परिवर्तन आता है, जब परिवर्तन आता है, किसी चीज में बदलाव आता है, उसे संक्रमण कहा जाता है। तो आइए देखते हैं इस पाठ में इसका क्या अर्थ निकलता है। इस पंक्ति का आशय है संबंधों में परिवर्तन आना। लेखक के घर आया हुआ अतिथि जब 3 दिन से अधिक समय तक रुक गया, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, लेखक और अतिथि के बीच हर विषय समाप्त हो चुका था जिस पर वो बातचीत कर सकते थे। अब ये हाल था कि बातचीत खत्म हो गई थी। पहले जो संबंध आत्मीयता पूर्ण थे, मतलब बड़े अच्छे संबंध थे, लगाव वाले थे, अब वो बोरियत और तिरस्कार में बदलने लगे थे। अच्छे संबंधों का दौर अब समाप्त हो गया था। लेखक किसी तरह से संबंधों को बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। इस प्रकार से संबंध परिवर्तन के दौर से गुजर रहे थे, यानी बदल गए थे। जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया, तो लेखक के व्यवहार में क्या क्या बदलाव आया? यह भी बड़ा आसान सा प्रश्न है। यदि आपने पाठ पढ़ा होगा तो उत्तर आप जानते होंगे। जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया, तो उसके व्यवहार में, यानी लेखक के व्यवहार में कई बदलाव आए। उन दोनों के बीच बातचीत के विषय खत्म हो गए। पत्नी ने अच्छे खाने की जगह खिचड़ी परोसना शुरू कर दिया। वह हर समय अतिथि के जाने की प्रतीक्षा करने लगा। लेखक की सहनशीलता का अंत होने लगा था। अतिथि को गले लगाकर स्वागत करने वाला लेखक अब उसे गेट आउट कहने के लिए भी तैयार हो गया था। आशा है कि आपको समझ आ गया होगा किस प्रकार से उत्तर लिखना है। यहाँ सभी बदलावों के बारे में आपको लिखना है। अतिथि देवता के समान होता है। वर्तमान समय में यह उक्ति कहां तक तर्क संगत है? यानी अतिथि क्या सच में देवता के समान है? आज भी यही बात सही है या नहीं? अतिथि देवो भव, इस उक्ति का अर्थ है अतिथि देवता के समान होता है। प्राचीन काल से ही भारत में अतिथियों को भगवान की तरह सम्मान दिया जाता रहा है। आधुनिक युग में यह उक्ति उचित प्रतीत नहीं होती, क्योंकि महंगाई के युग में अपनी आवश्यकताएं पूरी करना कठिन हो रहा है। तब अतिथि का सत्कार जेब काटने जैसा लगता है। इसके अलावा आजकल लोगों के पास अपने परिवार के लिए ही समय नहीं है, तब वे अतिथि सत्कार के लिए समय कहां से निकालेंगे? तो बच्चों, आशा है कि आपको इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर सही से समझ में आ गए होंगे। जो प्रश्नों के उत्तर आप नहीं आते होंगे आपको पहले, वो आप जान गए होंगे। इसी प्रकार के बहुत से प्रश्न इस पाठ से आपसे पूछे जा सकते हैं। हमने प्रयास किया है कि अधिक से अधिक प्रश्न आपको यहाँ दिए जाएं।
हमने इस पाठ के अधिक से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया है। आशा है कि आपको सभी प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गए होंगे। इसी प्रकार के अन्य वीडियो लेकर हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नए वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।